हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने इंडियन पॉलिटी मॉड्यूल अपना स्टार्ट किया हुआ, क्लियर। जिसके अंदर हमने अपना जो 4 लेक्चर्स कंडक्ट कर चुके हैं। इससे पहला जो लेक्चर था जिसमें पार्ट 1 था, अभी ये पार्ट 2 है आज का। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, उसमें हमने इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको पढ़ते कैसे हैं, उसको रेफर कैसे करना चाहिए, क्लियर, उसको मैंने आपको बताया था। आपको पीडीएफ के बारे में बताया था, क्लियर। उसके बाद हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट किससे होता है, प्रेमबल से स्टार्ट होता है। फिर हमने देखा कि पार्ट्स आते हैं उसके अंदर, देन लास्ट में आता है शेड्यूल्स। अब हमने जो पार्ट 1 था इस लेक्चर का, उसके अंदर 1 से लेके 15 तक, पार्ट 1 से लेके 15 तक हमने डिस्कस कर लिया था, क्लियर। और मैंने आपको उस लेक्चर में साथ के साथ जो है आपको रिवाइज भी करवा दिया था, क्लियर। तो अभी आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि कितने बच्चों को वो लेक्चर अच्छा लगा और प्लस में उनको याद भी होगी कुछ प्रोग्रेस। अगर 100% याद नहीं है, अगर 60% भी याद हो गया, तब भी आप ये कह सकते हो कि मेरी जो पढ़ाने का वो तरीका, मेरे को मैं मानूंगा कि वो सक्सेसफुल रहा, क्लियर। अगर आपको 60% भी उसमें से उसी टाइम याद हो गया, क्लियर। सॉरी, मुझे पता है जोर से याद हो गया। चलिए, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट पार्ट 16 से, क्लियर। तो पार्ट 15 लास्ट जो हमने छोड़ा था, क्लियर, उसमें क्या था, जो सर्विसेज थी आपकी, ठीक है, वो थी कौन कौन सी होंगी। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन हमने उस पर अपने लास्ट लेक्चर को लीव किया था। अब आता है पार्ट 16। इसमें क्या बोला गया, देखिए पार्ट 16 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि आप स्पेशल प्रोविजंस होंगे कुछ क्लासेस के लिए। अब कुछ क्लासेस यहाँ पे कौन सी होती है, सर्टेन क्लासेस लिखा हुआ है, सर्टेन क्लासेस कौन कौन सी, जैसे कि आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। दूसरा, आपने 2018 में अमेंड करके बैकवर्ड क्लासेस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, क्लियर, जिसको ओबीसी बोलते हैं ना, उनको भी। अब देखिए इसमें रेंज देखने के, आर्टिकल की रेंज कौन कौन सी आती है, आर्टिकल 330 टू 342 ए, 330 से लेकर 342 ए। ये ए जो है 342 ए, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही इंक्लूड किया गया, क्लियर, और अभी रिसेंटली ही ऐड किया गया। ओके, सो ये जब हम करंट अफेयर्स में जब पॉलिटिकल पढ़ेंगे उसमें हम आपको क्लियर करता चलूंगा। ओके, चलिए, ये हो गया आपका पार्ट 16। क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। क्लासेस कौन सी है मैंने आपको बता दिया है। पार्ट 17 क्या बोलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कभी कभी ना कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी हो जाती है, क्लियर। हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया था स्टार्टिंग के 15 साल जो होंगे 1950 से 1965, तब तक तो ऑफिशियल रहेगी, लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश, क्लियर। उसके बाद हिंदी बना दी जाएगी क्या, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन बाद में हुआ क्या, आपको पता है सदर इंडिया में राइट्स हुए थे, तो जिसकी वजह से हुआ क्या, हमने इसको वापस कर दिया और ये बोला गया है इंग्लिश भी रहेगी और हिंदी भी रहेगी, दोनों में आप अपना काम कर सकते हैं। इसके अंदर पार्ट 17 के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगेन इसके अंदर जो है आपका चैप्टर 4 आते हैं। चैप्टर 1 जो है आपका डिस्कस करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी कि ये बोल रहा है कि जो आपका यूनियन होगा, क्लियर, वो किस लैंग्वेज में वर्क करेगा, वो आपको बताता है चैप्टर 1 अंडर द पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। चैप्टर 2 रीजनल लैंग्वेजेस, कौन कौन सी भाषाएं जो है आप रीजनल लैंग्वेज मानेंगे हम, क्लियर, वो आपका आता है चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 आता है लैंग्वेज ऑफ, ये यहाँ पे ना मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है लैंग्वेज को, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा। देखिए अब हमारी कंट्री में हाई कोर्ट भी जुडिशरी भी तो वर्क करती है ना, तो उसकी भी तो लैंग्वेज होनी चाहिए। अब पता चले जुडिशरी कल को फ्रेंच में काम करने लग जाए इंडिया के अंदर, तो कोई समझेगा उसको नहीं समझेगा ना। तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया है। देखिए इससे पता चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कितने डेप्थ में काम किया है। एक एक छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हमको फेस करने को मिलता है, वो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को उठाएंगे तो इतने डिटेल में नहीं मिलेगा आपको, क्लियर। तो ये एक कहते हैं ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत भी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज कैसे होगी, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि लैंग्वेज जो है ना आपकी इंग्लिश होगी, इसलिए जब भी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है देखना वो हमेशा इंग्लिश में मिलेगी। और जजमेंट क्या होगी, जैसे मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा केस है, उसकी भी जजमेंट आपकी मिनिमम 30 टू 40 पेजेस के अंदर आती है, क्लियर। अब हमारे जैसे जो आम जो लेमन लोग होते हैं, आम इंसान जो होता है, वो 35 से 40 पेज, और वो भी लॉ की लैंग्वेज, उसको समझना उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए जो कहते हैं ना कि ये कानून के पचड़े से हम दूर ही रहते हैं, क्लियर। तो एक तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर हमारे जो जुडिशरी है उसके अंदर रीजनल लैंग्वेज या एटलीस्ट जो हिंदी है उसको इंक्लूड कर लिया जाए, तो बहुत से लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आने लगेगी। अब होता क्या है, आज भी मेजोरिटी जो लोग हैं वो हिंदी स्पीकिंग है, क्लियर।
अब जिन लोगों को हिंदी ही उन्होंने स्कूल लेवल में पढ़ा है और अपने डे टू डे लैंग्वेज भी हिंदी ही यूज करते हैं, उनको क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ये लॉ की लैंग्वेज समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे जो लॉयर्स हैं, ठीक है, वो हेल्प के लिए मिलते हैं ताकि वो जो है उन लोगों को रिप्रेजेंट करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। क्लियर? फिर चैप्टर नंबर 4 बोलता है स्पेशल डायरेक्टिव्स। लैंग्वेज को कैसे प्रमोट किया जाए, किस लैंग्वेज के लिए क्या कुछ डायरेक्टिव्स दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी के ऊपर भी फोकस दिया गया है कि हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए। वो भी क्या है इस चैप्टर के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्पेशल डायरेक्टिव्स। उसके बाद पार्ट नंबर 18 दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? और हम जब इमरजेंसी का चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि कैसे कैसे जो है ना हमारे इस कंट्री के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस लाया क्यों गया था और उसके पीछे मेन उद्देश्य क्या था। लेकिन जब एक्चुअल में हमारे कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ उस टाइम क्या हुआ, ठीक है, देखिए आर्टिकल कौन कौन से इसमें डील करते हैं। आर्टिकल आते हैं 352 टू 360, 352 से 360, ये किसके अंदर आते हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट नंबर 19, क्लियर, 19 जो पार्ट है 19 वो किसको डील करता है? मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या होता है? जैसे कि प्रोटेक्शन जो है प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन दी जाए, गवर्नर को प्रोटेक्शन दी जाए, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है, जो काम चल रहा है पार्लियामेंट में उसको प्रोटेक्शन दी जाए, ये सारे जो इश्यूज है मिसलेनियस इश्यूज वो सारे पार्ट 19 में आते हैं। आर्टिकल नंबर 361 से लेके 367 ये हम डील किसमें करते हैं? मिसलेनियस में। पार्ट 20, क्लियर, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? हिस्ट्री के अंदर जो जब हम देखेंगे आर्टिकल जो 368 है, कैसे हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर इसके ऊपर कितने ज्यादा जो है ना जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में हमेशा क्या रहा था, ऐसे फाइट रही थी कि आर्टिकल 368 क्या बोलता है, हम मानते हैं ये बोल रहा है, जुडिशरी का कहना था हम ये मानते हैं, ठीक है। ये जब हम डिस्कस करेंगे कब? जब हम पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें हम पर्टिकुलर इसको, जैसे अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर जो टर्म्स आई हैं, क्लियर, उनके पीछे उनका मीनिंग क्या है और उनका मीनिंग क्या है लाने का, क्लियर, तो वो डिस्कस करूंगा। उस टाइम मैं आपको बताऊंगा जो प्रियम्बल है क्या उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस टाइम मैं इसकी स्टोरी डिस्कस करूंगा, क्लियर। पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। देखिए कुछ अस्थायी ओके प्रोविजंस डाले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि कुछ समय तक रहेंगे उसके बाद हट जाएंगे। अब देखिए आपने सबने माइट भी सुना होगा, क्लियर, माइट मेरे ख्याल से काफी हॉट डिबेट रहा था अगस्त 2019 में। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 उस टाइम उसमें क्या बोला गया था कि ये क्या है, टेम्परेरी प्रोविजन के तहत डाला गया था आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर से डील करता था। तो उसमें ये बोला गया था कि ये टेम्परेरी प्रोविजन है इसलिए हम इसको अब हटा रहे हैं, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट जब इसको स्ट्रक डाउन किया था उसमें यही बोला गया था। तो ये क्या है उसमें क्या, ये किसके अंदर आता है? वो आर्टिकल 370 जो पार्ट नंबर 21 के अंदर ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अब देखिए कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो मतलब जब तक ये काम नहीं होता तो हम इसको मैं जस्ट एक एग्जांपल देने की समझा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जब तक आपके पास एक नई बुक नहीं आ जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि चलो जो पुरानी नोटबुक मैं उसी से काम चला रहा हूं, यानी कि ट्रांजिशनल, जब तक कि आपके पास फाइनल एक न्यू नोटबुक नहीं आ जाती है। ऐसे ही स्पेशल प्रोविजंस हमारे कंट्री में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए क्यों? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिए गए, क्लियर। वो क्यों दिए गए? क्योंकि कुछ उनके रीजंस रहे होंगे, वो जब हम पर्टिकुलर उसके अंदर उस टॉपिक पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे, क्लियर। आर्टिकल कौन कौन सी रेंज देखते हैं, कौन से आर्टिकल डील करते हैं? 369 टू 392, 369 से 392 का आर्टिकल जो है आपका अनुच्छेद वो पार्ट 21 का पार्ट है, क्लियर। अभी देखो 392 आ चुके हैं, बचे कितने अब 3 आर्टिकल्स, वो आपका आता है पार्ट 22 में। पार्ट 22 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल्स, commencement authoritative text of हिंदी इन हिंदी एंड रिपील्स। देखिए शो टाइटल्स जैसे कि आपने मान लो कोई टाइटल है, कोई टाइटल मिला है, वो आप इसमें डिस्कस करोगे पार्ट 22 के अंदर। दूसरा अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, मान लो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बोला गया है जब भी कोई लॉ बने, अमेंडमेंट हो, तो आपको उसके साथ साथ प्रेसिडेंट क्या करेगा, हिंदी के अंदर भी उसका अनुवाद करके प्रिंट करवाएंगे। ये इसके अंदर बोला गया अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, क्लियर। उसके बाद रिपील्स, मान लो आपने कोई एक्ट है उसको रिपील कर दिया कमेंसमेंट के अंदर, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंदर कोई प्रोविजन था उसको रिपील कर दिया, वो आप इसके अंदर पार्ट 22 के अंदर डील करेंगे, क्लियर। आर्टिकल है 393 से 395।
तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। क्लियर? आई नॉट होप, मैं सिर्फ 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने अगर पिछला लेक्चर जो पार्ट 1 था काफी इंपॉर्टेंट था और उसके अंदर से गारंटी रहा 100% चांसेस है आप जो भी एग्जाम में आप जाएंगे आपको उसमें से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उससे रिलेटेड आप गेस वर्क करके आप अपने उस क्वेश्चन को जो इनडायरेक्टली पूछा गया है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो लेक्चर था ये हमने पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन समझा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते कैसे वो बताया मैंने आपको, कैसे रेफर करते हैं वो बताया, फिर मैंने आपको उसके अंदर प्रियम्बल अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी मैंने पार्ट्स को डिस्कस किया। क्लियर? अभी हम डिस्कस करेंगे किसको? वेरी गुड, स्केड्यूल्स को। क्लियर? इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसूची। देखिए पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है? नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट। देखिए मैंने आपको क्या बताया था? आर्टिकल नंबर 1 पार्ट 1 जिससे रिलेटेड था नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। क्लियर? यही था ना। इसके अंदर क्या है? स्टेट्स के नाम बताए गए। क्लियर? उसमें तो सिर्फ आर्टिकल 1 में मैंने आपको क्या बताया था कल पढ़ के, इंडिया दैट इज भारत ऐसे कुछ लिखा हुआ था, उसकी टेरिटरी कहां कहां तक मानी जाएगी यही बताया था ना आर्टिकल 1 में। लेकिन क्या उसमें स्टेट्स बताए गए थे? नहीं। शेड्यूल जो आपका शेड्यूल 1 है इसके अंदर आज जो 28 स्टेट्स है उन सबके नाम क्या क्या होंगे वो किस अनुसूची में देखने को मिलते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में। क्लियर? ड्यूटीज क्या होंगी, मतलब कौन कौन सी होंगी और उनके नाम क्या होंगे वो भी हमें कहा मिलते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। और उनकी जो बाउंड्री है वो कहां तक होगी, एरिया कितना होगा, दैट इज आल्सो इन फर्स्ट शेड्यूल। क्लियर? फर्स्ट शेड्यूल क्लियर होगा। देखिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो पार्ट था पार्ट 1 जो था वो भी क्या था? अब आप सोचोगे सर वो भी तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट से रिलेटेड था, नेम ऑफ द यूनियन स्टेट्स और आपका यूनियन टेरिटरी, इसमें भी ये नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन। लेकिन बच्चों उसमें ये बोला गया था जो यूनियन है वो किस किस से मिलकर बनेगा। देखिए इंडिया दैट इज भारत और वो किस किस से मिलकर बनेगा वो आपका पार्ट 1 में डिस्कस किया था हमने। लेकिन शेड्यूल में बच्चों उनका नाम क्या होगा राज्यों का वो डाला गया है। क्लियर? जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्या वहां डिस्कस किया हमने? नहीं है। लेकिन यहाँ पे नाम मिलेंगे, पूरी लिस्ट मिलेगी 28 राज्यों की कि ये उनके नाम है, ये उनका एरिया होगा, ऐसे यूटी इतने यूटीज हैं उनकी ये नाम है और इतना उनका एरिया है। क्लियर? तो ये किसमें लेके हम फर्स्ट शेड्यूल में। कोई कंफ्यूजन इसमें? मुझे तो नहीं लगता कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन रही होगी इसमें। अगर है तो आपको क्या करना है, दोबारा से रिवाइंड करना जो भी मैंने बताया एक बार अच्छे से फिर दोबारा सुनना है। ठीक है? सेकंड शेड्यूल देखिए इसमें क्या बोला गया, कुछ प्रोविजंस है जैसे कि इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस। भाई जैसे आपको सैलरीज, क्लियर, सैलरी आप अगर मान लो प्रेजेंट काम करते हैं, पीएम काम करते हैं तो सैलरी तो लेते हैं, उनको कुछ इमोलमेंट्स भी मिलते हैं यानी कि कुछ छूट भी मिलती है, ठीक है, कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो वो जो सारे चीजें किसको क्या क्या मिलेगा किस शेड्यूल के अंदर आता है, दैट इज सेकंड शेड्यूल। यानी सैलरी, अलाउंसेस, इमोलमेंट्स ये सारे किसके अंदर आते हैं? सेकंड, जो आपकी दूसरी अनुसूची है सेकंड शेड्यूल में। अब देखिए किस किस की बात की गई है, जो सेकंड शेड्यूल है दूसरी अनुसूची है उसमें किस किस की बात की गई है? नंबर 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस ये भी डिस्कस इसी के अंदर है। गवर्नर्स ऑफ स्टेट वो भी आपके इसके अंदर आते हैं। स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के जो भी स्पीकर होंगे और डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो भी उनकी सैलरी जो भी है वो भी इस शेड्यूल में बताई गई है। ठीक है, कितनी होगी और अगर चेंजेस होते हैं तो वो भी इसमें डाले जाते हैं। क्लियर? उसके बाद चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के जो चेयरमैन है डेप्यूटी चेयरमैन है उनकी सैलरी क्या होगी, उनके अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे उनको, वो भी इसके अंदर आते हैं इसमें। अब यहाँ पे ना थोड़ी स्पेस कम पड़ गई थी इसलिए मैंने ना 2 पॉइंट यहाँ लिखे नहीं, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जैसे हमने यूनियन जो पार्लियामेंट है उसके अंदर क्या बताया है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के लिए चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। सिमिलरली अगर जिस स्टेट के अंदर सिर्फ सिंगल हाउस है यानी कि सिर्फ विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां पे क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने बात की थी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, लेकिन यहाँ पे लोकसभा बोला था, वहां पे लोकसभा ना करके क्या आ जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। राज्यों की जो विधानसभा के मेंबर्स हैं उनके जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर है, उनकी जो सैलरी अलाउंसेस से रिलेटेड जो मैटर होगा वो आपको किसमें मिलेगा, सेकंड शेड्यूल में। क्लियर? सिमिलरली अगर किसी राज्य के अंदर दूसरा सदन भी है, जैसे राज्यसभा हमारा दूसरा सदन है संसद के अंदर जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है उसके लिए, सिमिलरली जो राज्य, जिन राज्यों में दूसरा सदन भी है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है,
उसमें जो उनके चेयरमैन होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, उनकी सैलरी और उनके अलाउंसेस वो भी किसमें डाले गए, सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि सिमिलर था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। जहां लोकसभा है वहां पे स्टेट असेंबली आ जाएगा, जहां राज्यसभा है वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इनकी भी सैलरी अलाउंसेस क्या क्या उनको मिलेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसमें डाला है, सेकंड शेड्यूल में। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल डिटेल में बनाया गया हमारा संविधान। देख रहे हैं आपको सैलरी तक की बात की गई है हमारे संविधान में। क्लियर। हालांकि जब बना था इनिशियली कितनी रही होगी वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आपको मिलेगा, जो आपको मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पार्ट 1 में बताया था रेफर करने के लिए। आप उसमें जब वो लिस्ट खोलेंगे ना लास्ट में शेड्यूल को, तो उसमें आपको मिल जाएगा, सारा डिटेल मिलेगा। उसके बाद CAG कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसकी भी सैलरी जो है अलाउंसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड शेड्यूल में ही एक्सप्लेन कर दी है। क्लियर। अभी जो बचे हैं आपके कितने शेड्यूल बताए थे मैंने, 12। तो अभी हमने सिर्फ 2 ही डिस्कस किए, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्लियर। तब तक मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर देता हूं, इतने आपको मैं रेस्ट देता हूं। चलिए अभी हमने जो 2 शेड्यूल्स को डिस्कस किया था, अभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड शेड्यूल को। देखिए थर्ड शेड्यूल क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ ओथ, यानी कि जो आप शपथ हैं कितने प्रकार के होंगे और कौन कौन से होंगे। क्लियर। कुछ अफर्मेशंस होंगे, यानी कि आप क्या काम करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वो सारी डिटेल्स जो है किसमें दी गई, थर्ड शेड्यूल में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि जब कोर्ट के अंदर कोई भी किसी भी गवाह को बुलाते थे तो वो भगवत गीता के ऊपर हाथ रखवा के कसम खिलाते थे, यानी कि ओथ दिलवाते थे कि जो भी आप बोलेंगे सच बोलेंगे। तो इसी प्रकार से जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बोला कि जब भी आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आओगे या जब भी आप पार्लियामेंट के कोई भी काम करोगे तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे, पहले आप मेंबरशिप के लिए ओथ लेंगे। तो जितने भी ओथ ली जाती है हमारे पोस्ट के लिए वो सारी किसके अंदर आती है, तीसरी अनुसूची में। ठीक है। अभी ओथ के कौन कौन लेते हैं, ठीक है, वो सारे हम अब एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर, जितने भी आज जैसे लॉ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके बाद आपका होम मिनिस्टर है, ये सारे किसमें आते हैं, यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है। तो जितने भी यूनियन मिनिस्टर है वो भी क्या है, उनकी ओथ कहां पे आएगी, आपकी थर्ड शेड्यूल में मिलेगा आपको। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मान लीजिए अब 52 सीट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर की हुई है लोकसभा की, लेकिन इलेक्शन कितनी सीटों पर आता है, 545 सीटों पे, 545 पे। अब 545 एमपीज होते हैं सारे, ठीक है ना, बट क्या सभी मिनिस्टर होते हैं, नो। इनमें से मान लो सेलेक्टिव जैसे 15 से 20 जो है आपके क्या बनते हैं आगे चल के यूनियन मिनिस्टर बनते हैं। बाकी जो बचे मेंबर वो तो क्या है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनको भी तो ओथ भाई एटलीस्ट पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की सिटिंग में इलेक्शन के लिए इलेक्शन क्या नाम, जब आप बिल पास करोगे वोटिंग करेंगे तो ये भी तो होंगे ना उसमें, तो काम तो ये भी करेंगे, तो इनको भी क्या करवाते हैं हम, ओथ दिलवाते हैं। क्लियर। कौन दिलवाता है, कैसे करते हैं, सारा एक एक प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ओथ कौन कौन लेता है, ठीक है, और उनकी ओथ कौन, जो थर्ड शेड्यूल है उसमें ओथ किस किस के आते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स की, एमपीज जितने भी आपके, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, मान लो वो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ना चाहता है पार्लियामेंट के लिए, वो भी उसके भी जो ओथ है किसमें आती है, आपकी थर्ड शेड्यूल में। ऐसे ही जो भी जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी आप मान लो जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट के नया जज इलेक्ट हुआ है, क्लियर, अपॉइंट हुआ है, प्रमोशन हो गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, तो प्रेसिडेंट जो है ओथ दिलवाते हैं उनको। क्लियर। ऐसे ही जो भी जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको भी प्रेसिडेंट क्या कराते हैं, ओथ दिलवाते हैं। फिर उसके बाद आता है कैग, सीएजी। देखिए जो भी पर्सन सीएजी के लिए अपॉइंट होता है वो भी क्या करते हैं, प्रेसिडेंट उनको क्या दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। तो इनकी ओथ जो है वो भी हमें कहां देखने को मिलती है, थर्ड शेड्यूल में। फिर आता है स्टेट मिनिस्टर, देखिए ये तो बात होगी हमारी सारी याद है यूनियन की। क्लियर। फिर आता है स्टेट मिनिस्टर्स, यहाँ यूनियन मिनिस्टर था, अब आता है स्टेट मिनिस्टर्स। क्लियर। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे पार्लियामेंट की कोई इलेक्शन लड़ रहा है, यहाँ पे कोई स्टेट के लिए लड़ रहा है, तो वो भी क्या करेगा, पहले ओथ लेगा। उसके बाद मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो एमपीज है, तो यहाँ पे जो भी एमएलए होगा या फिर जहां पे सेकंड हाउस है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो विधानसभा का सदस्य है और जो कि विधान परिषद का सदस्य है। तो एमएलए एमएलसी होंगे वो भी क्या लेंगे, ओथ लेंगे। क्लियर। इलेक्शन जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है जो जीतता है वो एमएलए या एमएलसी क्या करता है, उनको गवर्नर ओथ दिलवाता है। क्लियर। उसके बाद जजेस ऑफ द हाई कोर्ट,
यहाँ पे मैंने बात की थी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। तो स्टेट के नीचे हाई कोर्ट आता है, तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी ओथ लेते हैं, और इनकी ओथ कहाँ पे है, हमारी थर्ड शेड्यूल में, थर्ड अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची उसके अंदर। क्लियर, इसको रिलीज कर दो। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि थर्ड शेड्यूल में किसकी ओथ मेंशन नहीं है, तो आप खुद देखिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की ओथ नहीं है। क्लियर, और एक चीज और, यहाँ पे जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेकंड शेड्यूल कराया था जिसमें सैलरी और अलाउंसेस की बात की थी, तो उसमें ना आपने एक पॉइंट नोटिस किया हो, तो उसमें मैंने आपको प्रेसिडेंट तो बताया था लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोला। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी अलाउंसेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट तो मेंशन किया है, बट उनकी सैलरी अलाउंसेस कहीं डिस्कस ही नहीं किया, नहीं किया हुआ है। एक चीज याद रखना बच्चों, जो भी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो एक्स ऑफिशियो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री के, जो कंट्री के, मैं रिवर्स बोल गया। देखिए जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है कंट्री के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एम वेंकैया नायडू जी हैं, तो जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बने तो एक्स ऑफिशियल ऑटोमेटिक वो चेयरमैन किसके बन जाएंगे, राज्यसभा के। मैंने इससे पहले रिवर्स बोल दिया था, ठीक है। तो अभी आप ध्यान रखना है, मान लीजिए कल को जैसे मैं उपराष्ट्रपति बन जाता हूँ, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट मैं बन जाता हूँ, तो मेरे को अब चेयरमैन से जो है राज्यसभा के, उसके अलग से इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, ऑटोमेटिक मुझे ये अधिकार मिल जाएगा कि मैं चेयरमैन बन गया हूँ राज्यसभा का। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने आपको जो सेकंड शेड्यूल डिस्कस किया था, तो उसके अंदर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिस्कस किया था, यस और नो, तो ऑटोमेटिकली वहां पे प्रेसिडेंट भी आ गया। तो इसलिए अलग से वाइस प्रेसिडेंट मेंशन नहीं किया हुआ सेकंड शेड्यूल के अंदर सैलरी अलाउंसेस में। क्लियर, चलिए उसके बाद अब हमारा आता है फोर्थ शेड्यूल। देखिए फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। देखिए राज्यसभा में हमें पता है कितनी सीट्स हैं, वेरी गुड, 250 सीट्स। 250 सीट्स में से 12 मेंबर्स तो राष्ट्रपति हमारे नॉमिनेट करते हैं, यानी कि खुद चुनते हैं वो। क्लियर, उसके लिए अलग अलग फील्ड देखिए, वो भी डिस्कस करेंगे। आपको क्या है, एक लेक्चर में सारी ना वो नहीं बतानी, रुटीन नहीं बतानी, ठीक है, टाइम से सारा सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये तो सारा पता होगा ना इतना कि 12 मेंबर ये करते हैं, ये तो सारे फैक्चुअल नॉलेज है, कोई बात नहीं। तो राज्यसभा के अंदर 238 सीटें जो बची है उसका बंटवारा कैसे किया जाए, ठीक है, ये कहां मेंशन किया हुआ है, फोर्थ शेड्यूल में। क्लियर, किस किस स्टेट को राज्यसभा के अंदर कितनी सीट दी जाए, किस यूटी के अंदर राज्यसभा में कितनी सीट दी जाए, वो सारे किसमें आते हैं, फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल क्या होता है आपका, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। देखिए अब यहाँ पे ना बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, क्यों होती है, देखो दोनों में सेम है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। यहाँ पे स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। बच्चों एक चीज याद रखना, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है फिफ्थ शेड्यूल में, जो भी आपके शेड्यूल एरियाज हैं, क्लियर, जो कि पार्लियामेंट उसमें पास करते हैं जब प्रेसिडेंट एक लिस्ट देते हैं, प्लस शेड्यूल ट्राइब्स। लेकिन सिर्फ 4 राज्यों को छोड़ के, कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको छोड़ के बाकी जो इंडिया में जितने भी शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो आपके किस में आते हैं, फिफ्थ शेड्यूल में। क्लियर, उनके क्या पावर्स होंगे, वो कैसे फंक्शन करेंगे, सारा कुछ एडमिशन यहाँ पे आ गया ना, यानी उनका फंक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, उनका जो एरिया उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सब फिफ्थ शेड्यूल में। याद रखना सिर्फ 4 राज्यों को छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया। लेकिन सिक्स शेड्यूल में स्पेशली बोला गया है स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों के लिए अलग से प्रोविजन बना के डाला गया सिक्स शेड्यूल। अब देखिए ये याद कैसे रखोगे कि 4 राज्य कौन से, देखो सबसे पहले बात तो जैसे हम ये इंडिया का मैप है, क्लियर, यहां से ऐसे नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट होगा ना, ऐसे ऐसे करके, क्लियर। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, यहां पे आपको पता है कि हमारा असम आता है कि नहीं, यस। असम के ठीक नीचे नीचे यहां आता है मेघालय, ऊपर असम नीचे मेघालय, याद हो गया, साथ साथ असम मेघालय। यहाँ पे ये आपका आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ठीक सामने ये वाली जो ऐसे ऐसे देखो, कभी इंडिया का मैप देखोगे ना तो ऐसे ना बाइफरकेट होता है नीचे नॉर्थ ईस्ट, क्लियर, बांग्लादेश वाला जो रीजन है उसके आप इधर बांग्लादेश के राइट साइड में जब देखेंगे तो ऐसे बाइफरकेट होता है। एक तरफ जो आपका लेफ्ट साइड है मैप में वो क्या है, ये वाला हिस्सा त्रिपुरा, ये वाला क्या है, मिजोरम। क्लियर, देखिए आसाम मेघालय साथ साथ,
मिजोरम एंड त्रिपुरा आमने सामने। ठीक है, तो हो गया भाई। अब चार कैसे याद रखोगे? असम मेघालय ऊपर नीचे, मिजोरम और त्रिपुरा आमने सामने। क्लियर? मैप पॉइंटिंग जो है बच्चों हर सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी में हो, है ही है, ज्योग्राफी तो बैकबोन ही आपका मैप पे है सारा। क्लियर? तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जब आपको नहीं समझ आती, खुद भी ऐसे आप मैप बना लो, क्लियर, याद हो जाएगा। रटना नहीं है आपको, चीजों को समझो। सेवंथ शेड्यूल क्या बोलते हैं? देखिए, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन किया जाए किसके बीच में? यूनियन और स्टेट्स के बीच में। यूनियन और स्टेट्स के बीच में आप डिवीजन करो। आप देखो, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये गलती कर दी होती, मान लेते एक सेकंड के लिए, ये नहीं बताया कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस पे कानून है, नहीं मेंशन नहीं आज, तो फिर तो आज आपको पता है लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बारी तो बाद में देखते, पहले तो गवर्नमेंट आपस में लड़ रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है इस पे मेरा अधिकार है, स्टेट कहेगा नहीं मेरा अधिकार है। क्लियर? तो ये चीज आगे चल के फ्यूचर में ऐसी फाइट ना हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की देखा इंटेलिजेंस कितनी, ब्रिलियंस पहले ही बता दिया। लिस्ट वन जो कि यूनियन गवर्नमेंट की होगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज हमारी जैसे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसकी एक लिस्ट वन है, यानी कि जो कि उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट डाले जाएंगे उस पे पावर ओनली एंड ओनली, याद रखना, ओनली एंड ओनली यूनियन जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाएगी। लिस्ट टू जो है स्टेट्स बनाएगी, बट इसमें याद रखना ओनली एंड ओनली स्टेट नहीं बनाएगा। कुछ रीजंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स हमें याद करने पड़ेंगे जब हम इमरजेंसी के चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से बताएंगे। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें यूनियन भी बना सकता है। क्लियर? कब कौन सी होती है, वन बाय वन फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। लिस्ट थ्री आती है आपकी कंकरेंट जो है लिस्ट वो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि आज ना तो यूनियन के अंदर है ना स्टेट के अंदर है। मान लो फ्यूचर में, मान लो कोई ऐसा फॉर एग्जांपल जैसे जब 1949 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उस टाइम इंटरनेट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। क्लियर? बट आज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, इन पे कानून बनाना है। क्लियर? तो वो किस में आएगा? कंकरेंट में। क्योंकि देखिए संविधान में ने तो मेंशन नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस टाइम तो ये चीज थी नहीं, तो उन्होंने एक प्रोविजन ये डाल दिया कि मान लो आज जो चीज नहीं है, इन केस फ्यूचर में आपको मिलती है, आप उस पे उसको किस में डालोगे? कंकरेंट में। और कंकरेंट में दोनों के ऊपर, दोनों के पास अधिकार है कि जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट होगा उस पे कानून जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, वो भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। बट एक चीज याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये भी क्लियर किया, अगर मान लो विवाद हो गया, चलो मान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे कानून बनाना है। क्लियर? या चलो प्राइवेसी लगा लो, अभी जैसे हमारे कंट्री के अंदर प्राइवेसी रिलेटेड कोई लॉ नहीं है। क्लियर? अब जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ये हमारे जो डेटा है उसको स्टोर कर देते हैं, उससे रिलेटेड हमारे कंट्री में कोई लॉ नहीं है। बट चलो मान लेते इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, स्टेट कहता है कि भी हम अपने राज्यों के जो नागरिक है, ठीक है, जो हमारे राज्य में जो लोग रहे, हम चाहते हैं कि ये हमारा ना कानून है और इनका जो डाटा हमारे स्टेट से बाहर ना जाए, लेकिन उधर से यूनियन गवर्नमेंट बोलती है कंकरेंट में तो मैं भी बना सकता हूँ। अब एक तरफ तो यूनियन ने बनाया, एक तरफ से स्टेट ने भी बनाया, लेकिन अब हो गया दोनों के बीच में घमासान, क्योंकि स्टेट ने कुछ बोल रहा है, यूनियन कुछ बोल रहा है। स्टेट कह रहा है कि हम तो अपने स्टेट से बाहर नहीं जाने देंगे डेटा, यूनियन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई स्टेट आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा को, लेकिन स्टेट ये जो स्टेट है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हरियाणा लगा लो, हरियाणा कह रहा है कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा अपने रेजिडेंट्स का डाटा, राजस्थान से मैं शेयर नहीं करूंगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये भी डिस्क्लोज किया था कि मान लो इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे कॉन्करेंट मैटर में दोनों ने लॉ बना लिया, लेकिन अब हो गया विवाद, विवाद सुलझाने के लिए उन्होंने बोला चलेगी किसकी? माई बाप की। और माई बाप कौन है सबका? यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर? इसलिए जब सीएए कानून जब बना था, तो देखिए उसमें क्या है, स्टेट्स ने भी लॉ बना के बोला कि हम इसको नलिफाई करते हैं इस एक्ट को, लेकिन बनेगी चलेगी किसकी? यूनियन में, क्योंकि सिटीजनशिप किसके लिए जाता है? यूनियन गवर्नमेंट के लिए जाता है। वेरी गुड। अब बात आती है 8th शेड्यूल की। 8th शेड्यूल जो है आपका, उसमें बोला गया है कि कुछ भाषाएं हैं जो हमारे संविधान ने मान्यताएं दी है। रिकॉग्नाइज क्या होता है? जैसे आपने भी पढ़ा होगा, दिस स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड, कोई स्कूल है उसका नाम होता है, उसके बोर्ड के नीचे लिखा है रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीएसई, रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, ऐसे करके लिखा होता है। तो रिकॉग्नाइज माने कि मान्यता प्राप्त। तो यहाँ पे देखिए कुछ लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसी टाइम मान्यता दे दी। अब आज जो है हमारे 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22, बट ओरिजिनल में कितनी थी? ओनली 14 लैंग्वेजेस जो थी हमारे ओरिजिनल शेड्यूल में थी।
ये जो 8 लैंग्वेजेस ऐड की गई ये अमेंडमेंट करके डाली गई। क्लियर? ओके। उसके बाद 9th शेड्यूल। अब देखिए ये जो एक्ट शेड्यूल में जो एक्ट डाले गए थे ये काफी विवादास्पद रहे थे, कंट्रोवर्शियल रहे थे। क्लियर हुआ क्या? 8th शेड्यूल, ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था यहां तक तो थे, लेकिन 9th शेड्यूल पहला ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन किया गया, अमेंडमेंट नंबर 1, ठीक है, उसमें क्या डाला गया था 9th शेड्यूल, और उसमें ना ये बोला गया, पंडित नेहरू जी जो उस टाइम गवर्नमेंट थी उन्होंने ये बोला जो भी स्टेट गवर्नमेंट इस शेड्यूल में अपना एक्ट बना के डालेगी, क्लियर, वो चैलेंज नहीं कर सकते आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर। सिमिलरली पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है और उस लॉ को इस शेड्यूल में डालती है 9th शेड्यूल में, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर? जैसे कि आप जमींदारी अबॉलिश करते हो, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रेवेन्यू, तो ये जो मैटर्स थे उन्होंने बोला कि हम इसमें डालते हैं, और इस पे जैसे अब क्या होता है, मान लो कोई बंदा बोले कि मेरा तो फटाफट राइट हो रहा है इस कानून से, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम ये बोला कि आप जो है 9th शेड्यूल में ये सब्जेक्ट आ गया, आप पार्लियामेंट का जो भी लॉ है इसके अंदर जो आया आ तो गया लेकिन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? तो यानी कि पार्लियामेंट डाल सकती है, उसके बाद जुडिशरी इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करेगी, आपका सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। लेकिन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोला, ऐसा नहीं है, एक जजमेंट दी थी, वो भी हम जब डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएंगे। उस जजमेंट के बाद ये बोला कि जब तक आपने जो एक्ट्स डाले हैं इस पर्टिकुलर डेट तक, तब तक तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मान लीजिए मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे केशवनाथ भारती केस है, ठीक है, उन्होंने बोला 24 अप्रैल 1973 एक कट ऑफ डेट दे दी। अगर 24 अप्रैल 1973 से पहले की जो एक्ट है हम उसके लिए रिलेटेड कुछ भी आपके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे आपके एक्ट का। लेकिन इसके बाद जो आपने डाला है ना इस 9th शेड्यूल में, इस डेट के बाद हम क्या करेंगे, उसको पूरे स्टडी कर सकते हैं, और अगर हमें लगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको हम क्या करेंगे, स्क्रैप, खत्म। क्लियर? ये था हमारा 9th शेड्यूल। अब बात आती है 10th 11th 12th, ये 3 शेड्यूल हो गया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ 8 शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, तो 9th 10th 11th और 12th ये किससे डाले गए, अमेंडमेंट करके। वेरी गुड, काफी इंटेलिजेंट हो गए फिर तो। देखिए 10th की में क्या बोला गया, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन क्या होता है, आपको पता है 1970s 80s के अंदर हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स कैसी थी, दल बदलू। आज मैं इस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे लगा कि मुझे वहां ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, चलो वहां चला गया, स्विच कर गया। तो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट 1985 के अंदर, क्लियर, 1985 के अंदर अमेंडमेंट किया और लेके आए 10th शेड्यूल को। उसमें ये बोला गया कि मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी, उसमें पॉइंट्स बताए गए। क्लियर? ये जब हम एंटी डिफेक्शन पर्टिकुलर एक चैप्टर है उसको जब डिस्कस करेंगे उसमें अच्छे से करेंगे। ये तो क्या है, जस्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो ना शेड्यूल है उसमें शेड्यूल में क्या क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? अभी आप ये मत कहना कि सर आपने तो ये समझाया ही नहीं। देखिए बच्चों क्या है कि हम एक कहते हैं ना अभी जस्ट बेस बनाते हुए चल रहे हैं, एक बार बेस बन गया ना उसके बाद तो फिर आपको स्पीड से कराता चलूंगा मैं। क्लियर? तो 10th शेड्यूल में ये बोला गया कि आपकी मेंबरशिप जो है डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी वो सारा एक्सप्लेन किया गया, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। 11th जो है पंचायत की जो पावर्स है, उनके फंक्शंस है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। क्लियर? कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनके नीचे आएंगे पंचायत के, वो 11th शेड्यूल में है। 12th शेड्यूल 12 जो अनुसूची है वो आपकी किससे रहती है, म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर निकाय। तो जो भी अभी म्यूनिसिपैलिटीज क्या काम करेंगी, उनके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या उनकी पावर्स होंगी, ये सब हमारे 12वीं अनुसूची में थे। तो ये तो हमारे थे अनुच्छेद, हमने डिस्कस किए सारे पार्ट्स डिस्कस किए, उसके बाद हमने सारे 12 के 12 अपने शेड्यूल्स भी डिस्कस कर लिए। क्लियर? अभी इसी के साथ ये हमारा जो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों फिनिश होते हैं, ये लेक्चर यहीं पे कंक्लूड होता है। क्लियर? अब जो है कल के लेक्चर में हम करेंगे अपने प्रेएम्बल को स्टार्ट। क्लियर? सो तब तक हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।